बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के इस कोर्स के अंदर आज हम लोग जो है वो एलसी फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसमें आज हम लोग जो है वो कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अपनी डिस्कशन की थी उसमें हमने जो है वो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स उनको डिस्कस किया और जो हमारे पास आरसी फीडबैक सर्किट थे, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आरसी फीडबैक सर्किट थे उनको हमने डिस्कस किया। आज हम लोग जो है वो एलसी फीडबैक सर्किट जो है उनको जो है वो डिस्कस करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऑसिलेटर्स एलसी फीडबैक सर्किट के साथ, चूंकि इससे पहले हमने जो है वो आरसी फीडबैक सर्किट ऑसिलेटर जो है उनको डिस्कस किया, जिसमें पर्टिकुलर वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो था जिसको हमने डिस्कस किया इन डिटेल। और उस वो ऑसिलेटर जो है वो नॉर्मली जो है वो हमारे पास 1 मेगा की फ्रीक्वेंसी जो है उस तक जो है वो सूटेबल जो है वो ऑसिलेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जबकि एलसी फीडबैक सर्किट जो है वो नॉर्मली जो है वो ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जहां पे हमें हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 मेगा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स जो है वो दरकार हो, वहां पे फिर हम जो है वो एलसी फीडबैक सर्किट से इस्तेमाल करते हैं रेदर देन जो है वो हमारे पास आरसी फीडबैक सर्किट के। और ये जो सर्किट्स हैं ये बेसिकली चूंकि ये फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन लोअर यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी जो है इसको ज़हन में रखा जाता है, तो मोस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो उनकी जगह जो है ऑप-एम्प की जगह पे जो है वो मोस्टली ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है डिजाइन करते हैं वो हम डिस्क्रीट कंपोनेंट ट्रांजिस्टर्स जैसे बीजेटी है, एफएटी है, उनके हिसाब से जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी जो गेन एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास जो है वो एलसी ऑसिलेटर्स के तौर पे हम या एलसी जो टैंक सर्किट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। कॉलपिट ऑसिलेटर जो है ये बेसिकली रेजोनेंट सर्किट है और इसका नाम जो है कॉलपिट जो है वो इसके इन्वेंटर जो है उसकी वजह से इसका नाम रखा गया। ज्यादातर ये हमारे पास जो है वो इस टॉपिक को जो है वो एलसी फिल्टर को जो है वो कवर करेगा, ये वाला जो है वो मोस्टली इसी टॉपिक के अंदर हम उसकी सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फिगर बुक के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास 16.16 जो बुक है, ये बेसिक डायग्राम हमने यहाँ पे शो की। ये हमारे पास एम्पलीफायर है जो ट्रांजिस्टर बीजेटी से बना हुआ है और इसमें ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट अप्लाई करने के बाद हमने ये एक एम्पलीफायर सर्किट लिया है। इस एम्पलीफायर की जो फीडबैक टैंक सर्किट है वो हमारे पास ये एलसी फिल्टर जो है वो सर्किट है। इस सर्किट के बारे में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के अंदर भी हमने ये पाई फिल्टर्स और टी फिल्टर्स जो है वो डिस्कस किए थे जब हम लोग जो है वो रेक्टिफायर सर्किट्स पढ़ रहे थे। तब इसमें जो हमारे पास फीडबैक सर्किट है वो बेसिकली फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। ये एलसी सर्किट जो है ये फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है और ये एज अ रेजोनेंट फिल्टर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं वो हासिल कर सकें इस सर्किट्स के अंदर। तो इस कॉलपिट ऑसिलेटर के दो पार्ट है, एक ये एम्पलीफायर का पार्ट है और दूसरा ये जो फीडबैक सर्किट जो एलसी सर्किट है ये उसका पार्ट है। लेट्स डिस्कस। अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी इस एलसी सर्किट की, जो कि एस्टैब्लिश होगी एज C1, C2 और L के साथ। यानी ये जो टैंक सर्किट हमने लगाया है इसमें जो C1 है, ये C2 है और ये L है, यानी इंडक्टर है और ये कैपेसिटर्स हैं, ये मिलके एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाएगी। और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमारे पास ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है जिससे हम ऑलरेडी फेमिलियर है वो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू CT। ये CT जो है ये टोटल कैपेसिटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे सीरीज के अंदर जो है वो यहाँ पे जो है वो अपीयर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ C1 एंड C2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ C1 एंड C2। कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन एंड स्टार्टअप क्या है? कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है इस एम्पलीफायर के गेन का और इस फीडबैक सर्किट के अटेन्युएशन का, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है। लेकिन कंडीशन फॉर स्टार्टअप क्या है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन 1।
तो इसको ग्रेटर देन 1 रखने के लिए हम इस एम्पलीफायर को जरा स्लाइटली जो है वो हायर वैल्यू रखते हैं और उसके बाद ये टैंक सर्किट जो है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एम्पलीट्यूड जो है वो गेन कर लेगा। तो अटेन्युएशन फैक्टर बी, जिसे हम रेजोनेंट फीडबैक सर्किट जो है इस कॉलपिट ऑसिलेटर जो है इसके अंदर बेसिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर हम इस फिगर 16.17 जो है उसको यहां पे देखें तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली फीडबैक की वोल्टेज है और ये वाली जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसके क्रॉस जो डेवलप हो रही है वो वोल्टेज हमारे पास V आउट जो है वो डेवलप हो रही है। यहाँ ये ही वोल्टेज ये इस C2 के क्रॉस जो है यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो V आउट है और इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज डेवलप हो रही है C1 के लिए वो हमारे पास VF है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो VF और V आउट की जो रेशो है, एक्चुअली जो ये रेशो हमें देती है अटेन्युएशन फैक्टर देती है। अटेन्युएशन फैक्टर बी दैट इज द रेशो ऑफ फीडबैक वोल्टेज ओवर वी आउट। यहां इनकी वैल्यू जो है वो करंट इनटू इंपेडेंस हमने लिखी और इनको दोनों को हमने सॉल्व किया। चूंकि हमें पता है कि ये सीरीज सर्किट है तो इसमें करंट सेम होगी, इसलिए करंट आई से कैंसिल होके हमारे पास ये रिएक्टेंस जिसको हम इंपेडेंस ले रहे हैं, ये रिएक्टेंस है कैपेसिटर 1 की और ये रिएक्टेंस है कैपेसिटर 2 की। इनकी हम वैल्यूज यहां पे अगर पुट करें तो ये हमें 2 पाई f जो है वो कैंसिल करेगा एक दूसरे से। तो रेशियो ऑफ C2 ओवर C1 इज द B, अटेन्युएशन फैक्टर। और अगर हम इसकी ऑसिलेशन की कंडीशन को देखें तो जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि ये जो वोल्टेज गेन है इसका और B का प्रोडक्ट जो है वो यूनिटी होना चाहिए। तो अगर B की वैल्यू C2 ओवर C1 है तो A मस्ट बी इक्वल टू C1 ओवर C2 और ये वैल्यूज जो है वो हमने चूंकि एक्सटर्नली लगानी है और हमें कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 की वैल्यू का ऑलरेडी पता होगा, इसलिए हम गेन उस हिसाब से सेट करेंगे उसका। और ये जो गेन है हमारे पास वोल्टेज गेन उस एम्पलीफायर का जो कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है, इस ट्रायंगुलर जो शेप है इसके अंदर, और ये बेसिकली उस एम्पलीफायर जो है उसका गेन जो है वो यहाँ पे हमने शो किया है। तो ये कंडीशन मीट करनी है अगर हमने स्टार्टअप की, तो वो ये है कि चूंकि इसका प्रोडक्ट और इस अटेन्युएशन फैक्टर बी का प्रोडक्ट जो है ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम एक्चुअली जो ऑसिलेटर्स की सेल्फ स्टार्टिंग है उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जो है वो C1 और C2 की रेशो से स्लाइटली हमें ग्रेटर रखनी होगी, तब ये ऑसिलेटर जो है वो ऑसिलेशंस जो है वो स्टार्टअप करेगा और हमें पता है कि थोड़ी देर के बाद जो है वो सस्टेन कर लेगा अपने एम्पलीट्यूड को और फिर ये ऑसिलेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। याद रहे कि ये हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए ऑसिलेटर अगर हम इस्तेमाल करने हो तो फिर हम LC फिल्टर सर्किट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब लोड करें हम फीडबैक सर्किट को कि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसा कि इस फिगर के अंदर हम देख रहे हैं कि ये देखें ये इस एम्पलीफायर की इनपुट इंपीडेंस है, ठीक है, और ये जो इनपुट इंपीडेंस है इसकी वो बेसिकली एज अ लोड एक्ट कर रही है इस फीडबैक जो सर्किट है उसके ऊपर, उसके लिए ये एज अ लोड एक्ट कर रही है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट जो है उसके लिए एज अ लोड ये एक्ट कर रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सर्किट का क्यू पॉइंट है वो रिड्यूस होगा, उसकी वैल्यू वेरी करेगी। और हम इसकी जो बेसिकली चूंकि ये हमारे पास इनपुट इंपीडेंस एज अ लोड काम कर रही है तो ये इस फैक्टर को अ लिटिल बिट जो है वो थोड़ा सा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा क्यू फैक्टर को। तो इसके लिए जब हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो अगर ये भी इसमें क्यू फैक्टर भी इसके अंदर जो है वो असरअंदाज होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्यू स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट आता है। अगर हम क्यू की वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स रख दें ग्रेटर थंब रूल्स के मुताबिक, यानी इस प्रोडक्ट से फ्रीक्वेंसी से अगर हम उसको 10 टाइम्स ग्रेटर रख दें तो ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 आएगी और फिर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा। तो इसलिए हमें कि ये फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन की वो इफेक्ट ना हो, हम लोग जो क्या करते हैं, हम जो क्यू पैरामीटर है, क्यू पॉइंट पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर रख देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी, उससे ये फर्क पड़ता है कि जो ये लोड एज ए इंपीडेंस काम करे भी तो फिर भी जो है वो इतना कोई खास इफेक्ट जो है वो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का ऊपर जो है वो नहीं पड़ेगा। कॉलपिट ऑसिलेटर जो है वो इससे पहले जो हमने स्लाइड से पहले डिस्कस किया था वो था हमारे पास बीजेटी के साथ। ये यहाँ पे फिगर जो हमने शो की है ये एफएटीज के साथ भी हम इसको बना सकते हैं, और हमें पता है कि जो एफएटीज हैं उनकी हाई इनपुट इंपीडेंस होती है और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो बीजेटीज की निस्बत। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम एक्सटर्नल लोड जो है वो कनेक्ट करते हैं ऑसिलेटर की आउटपुट के साथ, जैसा कि यहाँ पे हमने फिगर 20 के अंदर जो है वो यहाँ शो किया है, तो ये एक्सटर्नल जो हम इसके साथ जो है वो लोड करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। यानी अगेन हमें देखना पड़ेगा कि वो क्यू जो है उसमें रिडक्शन पैदा होती है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं हम कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको टू स्मॉल जो है वो हमें अगर लें और इन सम केसेस कि हम उसको एलिमिनेट कर सकें उसके इफेक्ट को, तो फिर इसके लिए हम ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है, जो कि यहाँ पे फिगर बी के अंदर जो है वो हमने शो की, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जब हमने एफएटी को इस्तेमाल करना हो। तो फिर इस ट्रांसफार्मर कपलिंग से जो है वो हमारा ये जो इफेक्ट, जो फ्रीक्वेंसी की रिडक्शन का इफेक्ट है, वो फिर निग्लेक्ट किया जा सकता है। ये थे हमारे पास एलसी जो फीडबैक सर्किट था, और उसमें हमने आज जो है वो कॉलपिट ऑसिलेटर को डिस्कस किया है। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।